Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Pass Education System is largest online institute in Pakistan for your online entry test preparation. अगर entry test की preparation करना चाहते हैं, किसी भी entry test की preparation, just 6,000 के अंदर क्या कुछ मिलेगा? कंप्लीट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन मिलेगी। 100% गारंटेड है इंशाल्लाह। आप लोगों की सिलेक्शन भी होगी, इस लेवल की तैयारी करवाएंगे। और तीसरे नंबर पे स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे। ये एम है, ये अज़म है पास एजुकेशन सिस्टम का। ये आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि आप लोगों की 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी हमारे प्रीमियम सेशन में। और उसके बाद 100% सिलेक्शन भी होगी डिजायर्ड फील्ड में। और 100% हमारा ये फुल है कि आप लोगों का स्कॉलरशिप लगे पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी में। क्या हमारे स्कॉलरशिप बच्चों के लगे हुए हैं? तो ओवरऑल अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो 5,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ में गए। और उसमें से ऑलमोस्ट 3,800 ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कॉलरशिप पे हैं। अगर मैं 2023 की भी बात करूं तो सेम स्टैट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप भी स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिर एंट्री टेस्ट को क्लियर भी करना और बड़ा लेवल का तैयार करना होता है। तो उसके लिए आपको हमारा प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। आज की वीडियो में मैं आपको प्यास यूनिवर्सिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज करवाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स के। और उससे पहले अनाउंसमेंट ये है कि हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर ले, मिलेगा क्या कुछ। इस एक प्रीमियम सेशन में यूईटी का ई कैट तैयार करें, नस्ट का एनईटी तैयार करें, चाहे तो नस्ट का एनईटी 2 करें, 3 करें, 4 करें। एमडी कैट फास्ट है, एमयूईटी आईबी है, लम्स एसएटी है, एच टू टॉप्स का स्कॉलरशिप है, दाऊद है। कोई भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट तैयार करना चाहते हैं ना, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आपका 100% 2025 में एडमिशन कंफर्म होगा। चाहे तो आप गैप ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे 2 साल के बाद आ रहे हो एंट्री टेस्ट देने, तो आपके लिए हमारा ये प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। जस्ट 6,000 में आप लोगों को ये प्रीमियम सेशन मिलेगा। ये पर मंथ नहीं है, जस्ट वन टाइम ये पे करना है। जस्ट वन टाइम आप लोगों को ये पे करना है। और मिलेगा क्या कुछ? इन तमाम ऑल यूनिवर्सिटीज की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन। यानी इस एक 6,000 में प्यास यूनिवर्सिटी की भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करो, जीकी की भी करो, ठीक है, यूईटी के ई कैट की भी तैयारी करो, फास्ट की भी तैयारी करो, और एनईटी की भी तैयारी करो। और अगर मेडिकल बैकग्राउंड से हो, एमडी कैट की भी तैयारी करो, एनटीएस नेट की भी तैयारी इसमें शामिल है, कॉम सेट्स बहरिया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी इसमें शामिल है जस्ट 6,000 में। इस 6,000 में और क्या कुछ आपको मिलेगा? आप लोग जब ये 6,000 पे करोगे, आते ही आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। और साथ में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलेगी। डेली हमारी लाइव क्लासेस चलेंगे, पहले टॉपिक वाइज आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस देंगे। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाएगा। जैसे ही हमारा पूरा चैप्टर कवर होगा, फिर उस चैप्टर का एक टेस्ट होगा। इस तरह आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश वगैरह इन तमाम का सिलेबस कवर होगा। उसके बाद आप लोगों के लिए रिवीजन फेज आएगी, वो भी लाइव सेशन चलेंगे रिवीजन के, क्वार्टर बुक, हाफ बुक। उसके बाद आप लोगों के लिए कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन आएगा, जिसमें आप लोगों के लिए कंप्रीहेंसिव टेस्ट, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, एफएलपीज, मॉक टेस्ट, ये तमाम आपके लिए आएंगे। और रेगुलर हमारी क्लासेस होती हैं। हमारी हफ्ता भर क्लासेस चलती हैं, पूरा हफ्ता क्लासेस चलती हैं। 6 दिन हमारी क्लासेस चलती हैं, 7:30 से 10:30 तक। डेली बेसिस पे, वीकली क्लासेस नहीं होती हैं, डेली क्लासेस होती हैं। और एक जो 7वां दिन होता है सैटरडे का, सैटरडे को यानी हमारी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे, ये 6 दिन रेगुलर क्लासेस चलती हैं 7:30 टू 10:30। उसके बाद हमारी सैटरडे वाले दिन एक टेस्ट होता है। और टेस्ट में जितना पूरे वीक में पढ़ा होता है, सैटरडे को टेस्ट होता है, फिर उसके लाइव क्लास में डिस्कशन भी होती है। और संडे को हमारी जो क्लासेस होती हैं वो डाउट सेशन की भी होती हैं, कि पूरे वीक में जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो वो डाउट क्लास भी होगी। और साथ में आप लोगों की बाकी क्लासेस भी चलती हैं। तो डेली क्लासेस होती हैं। ऐसा नहीं होता हफ्ते में एक आधे दिन क्लास नहीं होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको बड़ी नजर आएंगी जो हफ्ते में एक आधा दिन आपको क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों से, ड्रामों से बच के रहना होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्यास के एमसीक्यूज जो कि फिजिक्स के रिलेटेड हैं। इसी तरह प्यास के मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप लोगों के लेके आऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्यास के फिजिक्स के ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज और उनके सिमिलर क्वेश्चन के जो आ सकते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी एंट्री टेस्ट देख लो ना, तो उसके अंदर ना एक पूरा स्केड्यूल बना होता है, ठीक है।
जो बंदा एंट्री टेस्ट को इतने सालों से पढ़ा रहा हो वही आपको ये चीज बता सकता है। कैसे? अब जो सिंपल सब्जेक्ट का बंदा है ना, उनको ये नॉलेज नो हाउ नहीं होती है। वो आपको यही बोलेंगे कि बेटा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर लो, बोर्ड के थ्रू ही आपका फ्यूचर सिक्योर है। तो भाई ऐसा नहीं है, बोर्ड के साथ साथ एंट्री टेस्ट आपको तैयार करना पड़ता है, तब जाके आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होती है। क्योंकि एफएससी करने का फायदा ये है, जो आपने ख्वाब देखा आपके पेरेंट्स ने कि हमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है, आईटी एक्सपर्ट बनना है, तो दिस इज एक्चुअली पॉसिबल कि जब तक आप उनका एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं करोगे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए बोर्ड के साथ साथ एंट्री टेस्ट अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि आपके पार्ट 1 के मार्क्स काउंट होने हैं, पार्ट 2 के तो काउंट भी नहीं होने हैं। तो इसलिए अब अपना पूरा फोकस एंट्री टेस्ट पे लगाना है। अच्छा जी, अब आप लोगों को के पास ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 30% ईजी लेती हैं, 20% उनका डिफिकल्ट होता है और 50% एवरेज होता है। अब जैसे एनईटी की बात करूं तो 10% सिंपल बुक लाइन होती हैं, बाकी जो 90% है ट्रिकी सा होता है, जिसमें से 50% थ्योरेटिकल होगा और बाकी 30-40% न्यूमेरिकल बेस भी चीज़ें आती हैं। अब प्यास के अंदर ना बेसिक बड़ी चीज़ें आती हैं, प्यास के अंदर बेसिक लेवल के टेस्ट होता है, लेकिन वो बेसिक लेवल का टेस्ट बिल्कुल वो बुक लाइन वाला नहीं होता, एक ट्रिक होता है, एक छोटा सा ट्रिक होता है। तो उसको हम देखेंगे। जैसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, बिल्कुल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू नो दैट, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद है इफ अ बॉडी कवर्स, इसका हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन गया? बी। उसके बाद इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी यूनिफॉर्म, कि बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? दैट विल बी यूनिफॉर्म। याद रखो, जब भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ इक्वल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी नहीं है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या ये यूनिफॉर्म होगी? नहीं। क्या इंस्टेंटेनियस होगी? नहीं, ये वेरिएबल होगी ना, वेरिएबल वेलोसिटी है। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज, किसी भी बॉडी का पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है वो क्या होगा? वो वेरिएबल होगा। क्या पता भाई वो कांस्टेंट हो, क्या पता वो कांस्टेंट हो। मिसाल के तौर पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट जर्नी क्या चल रहा? वो कांस्टेंट चल रहा है। वो क्या चल रहा है? वो हमारे पास कांस्टेंट चल रहा है। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करोगे तो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जाता है। जब भी इंस्टेंट का वर्ड आएगा इंस्टेंटेनियस है, चाहे तो पूरी जर्नी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या वेरिएबल है, लेकिन किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन देखोगे तो वो इंस्टेंटेनियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ विच आर यूज टू डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम आर कॉल्ड, जो वेलोसिटी और टाइम को कहते हैं उनको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेंगे। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन है। अब कई बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो नहीं है। तो भाई याद रखो, जो वी टी ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन को बताती, और उसका जो एरिया अंडर द कर्व है ये हमें किसको बताता? ये डिस्टेंस को बताता है। किसको बताता? डिस्टेंस को बताता है। डिस्टेंस एस इक्वल टू वी क्रॉस टी, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई मेरी बहन अगला क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रख लो, जब भी दो चीजें कांस्टेंट हैं, दो चीजें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ ये लीनियर लाइन होती है। और हमारे पास जो कर्व्ड लाइन होती है वो इन्वर्सली के लिए आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ द स्लोप ऑफ लाइन इंक्रीजेज देन। अब पहली तो बात मैं ये समझूंगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें स्लोप किसको बताई जाएगी? ये वेलोसिटी को बताएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन वाला तो चक्कर खत्म हो गया, स्पीड वाला भी चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो खाली वेलोसिटी बचेगा ना। तो एक कॉमन सेंस भी है, ये बंदे को समझ में आती है, ठीक है। ये तो मैंने एक बड़ी लॉजिकल ऐसी लगा दी ना, जो कि मैंने इधर से पकड़ा। इसको डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिलेटेड एक्सेलरेशन तो नहीं बनेगा, स्पीड तो वेलोसिटी होगी। लेकिन अब दूसरी सेंस में चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द लाइन इंक्रीजेज। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
तो डी अपॉन टी क्या बना, वेलोसिटी। तो स्लोप वेलोसिटी को पता है इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ग्रेटर हो रही है। अगर तो स्लोप हमारे पास स्टीपर से स्टीपर होती जाए, स्टीपर से स्टीपर होती जाए, तो इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड होता जाए, लेस स्टीपर होता जाए, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, कम हो रही है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल व्हेन बॉडी मूव्स। जाहिर बात है एवरेज और इंस्टेंटेनियस किस पे जाके इक्वल होंगे, सोचें ज़रा। ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे होंगे। भाई कांस्टेंट पे भी जिस लम्हे पे भी देखोगे एक्सेलरेशन सेम है, एवरेज भी सेम होगा। मान लो एक बॉडी ए से बी तक मूव की, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे भी 4 मीटर पर सेकंड, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो हर पॉइंट पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो एवरेज भी कितना था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इंस्टेंटेनियस भी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसी इंस्टेंट पे भी देख लो। तो भाई जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी ना, तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू, और उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस, जब भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने वाली बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होता है। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, याद रख लो। जो इनर्शियल होता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट है या कोई पॉइंट है जिसके मुताबिक आप ना कोई भी ऑब्जर्वेशंस को बिल्डअप करते हो, जिससे हम ऑब्जर्वेशंस को बनाते हैं कि आया कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। तो इनर्शियल होते हैं नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड जिनमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। और नॉन इनर्शियल होंगे एक्सेलरेटेड, जिनमें एक्सेलरेशन होता है यानी नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन होगा यानी जीरो नहीं होगा। तो भाई याद रख लो, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी इनर्शियल। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे इनर्शियल यानी नॉन एक्सेलरेटेड, उसका एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, जो कोई मूविंग के साथ अटैच होते हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको नॉन इनर्शियल बोलेंगे, मतलब एक्सेलरेटेड बोलेंगे। कि एक्सेलरेशन शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन होगा। ऊपर वाले में एक्सेलरेशन था नहीं, एक्सेलरेशन जीरो था। इसमें ये चेक कर सकते हो, इसमें एक्सेलरेशन जीरो था और इसमें नॉन जीरो है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ अ डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग टाइम, देन इट्स एक्सेलरेशन इज। इसका एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, सोचें ज़रा। एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंज, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन हमारे पास इसके इक्वल आएगा। एक्सेलेरेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, टाइम अपॉन वेलोसिटी है नहीं। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल आया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है। नेक्स्ट है, द लॉज ऑफ मोशन शोज द रिलेशन बिटवीन। जो लॉज ऑफ मोशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका रिलेशन हमें बताएंगे, सोचें ज़रा। ये हमें रिलेशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन का बताते हैं। जो लॉज ऑफ मोशन है ये किसके बारे में बताते हैं, ये जनाब हमें बताते हैं फोर्स एंड एक्सेलरेशन के दरमियान में। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, विच इम्प्लाइज के एफ इज इक्वल टू एम ए। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैस। किसी भी मैटर के अंदर जितनी क्वांटिटी भरी होगी, जितनी क्वांटिटी भरी हुई है, उसको क्या बोलेंगे, उसको मैस बोलेंगे, कि ये कितना मैसिव है। तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको इनर्शिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन किस में जो वैलिड होंगे, किस फ्रेम के अंदर, इन मोशन इनर्शियल बोथ है एंड बी, या नन ऑफ दीज। सोचें ज़रा, वीडियो को पॉज करना है, सोचना है पहले अपने माइंड में इसका क्या आंसर होगा, उसके बाद मेरा ऑप्शन देखना होता है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका सोचें आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी
इनर्शियल। तो लॉज ऑफ मोशन किस में वैलिड होते हैं? इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब होता है नॉन एक्सेलरेटेड, जिनमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्लियर है? इसके बाद है लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जाहिर बात है वो नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होंगे, यानी एक्सेलरेटेड, जिनमें एक्सेलरेशन होगा, यानी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी बी। उसके बाद है न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल ऑन द ऑब्जेक्ट्स विच हैव। अब न्यूटन लॉज किस पे वैलिड होते हैं? जिनकी लो स्पीड और हैवी मास हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लॉज किस पे वैलिड होंगे, किस पे एप्लीकेबल होंगे? जिसका लो स्पीड हो और हैवी मास हो। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन होगा। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की हमारे पास कंडीशन है, याद रख लो। ये प्यास के अंदर एमसीक्यूज आए हुए थे, अच्छे तरीके से इनको याद रख लो। अच्छा जी, इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑफ इन एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या मोमेंटम के इन्वर्सली है, वेलोसिटी के इन्वर्सली है, मास के या अप्लाइड फोर्स के? ज़रा सोचे, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन है उतना हमारे पास ज़्यादा मास होगा। सोचें ज़रा, सोचें। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी, दैट विल बी मैस। जब मैस ज्यादा होगा, मैस ज्यादा होगा, तो क्या उसको मूव करवाने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगी? ज्यादा, ऐसे ही है। तो ज़्यादा लगाना पड़ेगी। और क्या बल्कि ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाएं अगर नॉर्मल, तो क्या उनमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। क्यों? एक्सेलरेशन तब होगा जब ये ज़्यादा मास तेज़ी से मूव करे, वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा है। जितना वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आएगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो भाई याद रखो, अब एक्सेलरेशन कब ज़्यादा होगा? जब लाइटर मैस है, हल्का मैस है, मैस कम है, थोड़ा सा मैस है, जल्दी से मूव कर जाएगा, जल्दी से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसकी मैस के इन्वर्सली होती है। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? दैट इज न्यूटन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी न्यूटन। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज इक्वल टू। तो अब देखो ना, फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो 1 न्यूटन की होगी, डेफिनेटली किसकी होगी? 1 न्यूटन की होगी। कि भाई F इक्वल टू एम ए है। जब मैस भी 1 kg का, फिजिक्स में ऐसा यूनिट मैस का केजी होता है, केमिस्ट्री में ग्राम होता है। एक्सेलरेशन कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई टोटल फोर्स भी कितनी होगी? 1 न्यूटन की होगी, 1 न्यूटन की फोर्स होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल द एक्सेलरेशन बिकम्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी डबल होगा, क्योंकि फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। अगर फोर्स 2 टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स होगी, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 2 टाइम्स होगा। अच्छा अब देखो, दिस इज कॉल्ड रेलिवेंसी। आपको मैं 100% ये रेलिवेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूं, क्योंकि ये हैं ही पास पेपर के। ओरिजिनल प्यास यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज करवाऊंगा, आपको मजा ना आए तो फिर कहना। और ये रेलिवेंट है क्योंकि ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, और साथ में सिर्फ पास पेपर ही नहीं करवा रहा, उनके रेलिवेंट भी करवा रहा हूँ कि इनके जैसे क्या क्या आ सकते हैं। भाई ये जरूरी नहीं है आप लोग जो ये इस ताक में बैठे होते हो कि पास पेपर कर लेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा, सब लेवल हो जाएगा। ठीक है, आपको आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे पास पेपर से, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक में नए से नए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनका ना, उनका वो सीक्वेंस सेम होता है, उनका कॉन्सेप्ट सेम होगा, उनका डिफिकल्टी लेवल सेम होगा। तो इसलिए पास पेपर एमसीक्यूज को सामने रख के, रिसर्च करके, एनालिसिस करके, उसके बाद एक तो ये ओरिजिनल पास पेपर आपके सामने जो एज इट इज एमसीक्यूज आए हुए थे वो आपके सामने मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद रेलिवेंट भी करवा रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब कैसे आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इनको याद रखना है, ये अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अ mass of 10 kg moves with the acceleration 10 मीटर पर सेकेंड, the force will be, तो 10 into 10 that will be 100। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? that will be 100। ठीक है, तो 100 की होगी ना। हमारे पास F इक्वल टू एम ए है, तो 10 into 10 दैट विल बी 100। तो हमारे पास 23rd वाले का क्या बन गया? दैट विल बी 100 न्यूटन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता
दैट वन इज इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मैयर इन द टर्म ऑफ। इनर्शिया किसको बताता है, जरा देखें। जो हमारे पास ये ये 23 वाला, फिर इनर्शिया ऑफ बॉडी इज अ मैयर इन द टर्म ऑफ। इनर्शिया किसको बताता है, कि एक्सेलरेशन, मास, फोर्स या वेट को बताता है। सोचें जरा, इनर्शिया किसको बताएगा। ये 23 वाला था ना, तो ये फिर 24 वाला होगा, ठीक है, और ये 25 वाला होगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, सबसे पहले इसका मुझे बताएं। यहाँ पे यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी मैस, के इनर्शिया किसकी मेजरमेंट को बताता है, मैस की मेजरमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू एफ। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। मैस और वेलोसिटी किसको बताता है, मोमेंटम को। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक्सप्रेशन आई इक्वल एफ क्रॉस टी रिप्रेजेंट्स इम्पल्स। इम्पल्स कहते हैं व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। अच्छा, दो एमसीक्यूज और भी आए हुए थे, कि अगर आपसे पूछा जाए ना कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अगर तो चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए तो वो इम्पल्स के इक्वल होता है, वो इम्पल्स के इक्वल। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये किसके इक्वल होता है, ये अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर है। इम्पल्स इज इक्वल टू, ये देख लो आ गया, चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम। क्यों, क्योंकि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के है, तो डेल्टा पी किसके इक्वल आएगा, एफ क्रॉस डेल्टा टी। और एफ क्रॉस टी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, तो इसलिए डेल्टा पी किसके इक्वल आ गया, इम्पल्स के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ वेट। अब W इज इक्वल टू एम जी है ना हमारे पास, W इज इक्वल टू एम जी। मैस की M आ गई और L t-2 आ गई, G की एक्सेलेरेशन है ना, तो M L t-2, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है द एस यूनिट ऑफ इम्पल्स। एस यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स का, तो ये है ना एफ क्रॉस टी, एफ क्रॉस टी। तो सोचो जरा, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा, चेंज इन मोमेंटम का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये न्यूटन सेकेंड के इक्वल भी होता है, ठीक है। तो ऐसे यूनिट हमारे पास इसका क्या बनेगा, ऐसे यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करता हूँ, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारे पास जो इम्पल्स का ऐसे यूनिट होगा वो क्या बनेगा, चेंज इन मोमेंटम के, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमने ये देखो ना, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के। अब यहाँ पे देखो, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी। मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम इंटू वी। अब एम हमारे पास मैस का क्या होता है, किलोग्राम और मीटर पर सेकंड। अब ये हमारे पास यूनिट बनता है मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये क्या न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है, क्या ये न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी दैट विल बी न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ ए रॉकेट इन द स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ। अब जो हमारे पास आ जाता है, मोशन ऑफ ए रॉकेट इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, ये किसके मुताबिक होता है, जो मोशन ऑफ रॉकेट होगा, जरा सोचें। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या एनर्जी, मास, लीनियर मोमेंटम या नन ऑफ दीज। क्या रॉकेट के अंदर जो स्पेस में हम भेजते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा।
दैट विल बी एनर्जी। फिर है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स इन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी किसके इक्वल होगा? ये इम्पल्स के, और इम्पल्स किसके इक्वल होता है? एफ क्रॉस टी के। तो एफ कितनी है? 100, और टी कितना? 5, तो 500 न्यूटन सेकेंड। तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है? बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? याद रख लो, इसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन बोलेंगे। बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कोई बना रहा है फ्रीली, ठीक है, ये देखो। और वो अगर इसको हम फेंकते हैं, बॉडी थ्रोन अपवर्ड मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, एंड मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद हमारे पास है, क्या इसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं? लीनियर मोशन, क्या ये लीनियर मोशन होगी? नहीं, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं ना होगी। उसके बाद द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला, जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है, ये क्या होती है? पैराबोला होगी हमारे पास। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाता है? ये जीरो हो जाता है, ठीक है। और ओवरऑल वेलोसिटी मिनिमम, फुटबॉल किक इन एयर इज एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, अगर हम बात करें एक्सेलेरेशन की, तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है? ड्यू टू ग्रेविटी, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन जो हमारे पास एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जीरो होता है। ओवरऑल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, ठीक है। उसके बाद मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, अब इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो किससे निकाली जाती है? वो हम निकाल सकते वी आई साइन थीटा से। तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अब वेलोसिटी जो हमारे पास होगी, जो मैग्नीट्यूड होगी उसकी, वो किसके इक्वल होगी? ज़रा सोचें। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगी ना प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल आएगी? वो आएगी वी स्क्वायर, उसका रिलेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, या v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन से हैं रिलेशन, वो आप लोगों ने याद रखने हैं, जो कि आप लोगों को पहले आते भी होंगे, ठीक है। बार बार आपको लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि हाइट का, टाइम ऑफ लाइट का, ये तमाम की तमाम चीज़ें, इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। जैसे हमारे पास जो हाइट होता है ना, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, तो इसमें हमारे पास जो हाइट का रिलेशन होगा दैट विल बी वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन 2g। जो टाइम ऑफ लाइट होगा ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? 2vi साइन थीटा अपॉन जी। और जो रेंज होगी दैट विल बी वी आई स्क्र साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो हाइट पूछेगी या वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद इस वेलोसिटी एट एंगल विल बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमसे पूछा जा रहा है। अब खुद आप लोग इसकी ट्राई करेंगे, ट्राई योर सेल्फ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब वी एक्स, वो हमारे पास वी आई कॉस थीटा के इक्वल होगा। और प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द इनिशियल स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और कोसाइन ऑफ हमारे पास 90 जीरो, तो ये हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा? दैट विल बी जीरो। उसके बाद है, क्योंकि कोसाइन ऑफ 90 जीरो होता है। उसके बाद हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, अब हाइट कब मैक्सिमम होगी?
height attained by projectile will be maximum when the angle of projection is, यानी किस एंगल पे फेंका जाए तो हाइट मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास रेंज किस पे मैक्सिमम होगी। हाइट का रिलेशन क्या होता है, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2 जी। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन ऑफ 90 पुट करेंगे तो हाइट मैक्सिमम होगी ना, तो इसके लिए डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और रेंज किस पे मैक्सिमम होती है, याद रख लो रेंज हमारे पास 45 डिग्री पे मैक्सिमम। और जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए वहां पे रेंज सेम होगी। जैसे 20 और 70 डिग्री दोनों पे रेंज सेम होगी। इसी तरह 55 और हमारे पास 35, इन दोनों एंगल पे भी रेंज सेम होगी। फिर है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट अटेन व्हेन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी आई इज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है और ओवरऑल वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। A body falling freely strikes the ground in 5 seconds. Distance covered by in 5 seconds. अब distance is equal to, अब यहाँ पे body falling freely strikes the ground in 5 seconds. Distance covered by it in 5 seconds is, अब यहाँ पे देखो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का पूछ रहा है, डिस्टेंस। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जा सकती है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो एच इसको डिस्टेंस कह लो, एस इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, अब फॉलिंग स्ट्राइक्स द ग्राउंड, अब जहां से इसको फेंका गया था पहले रेस्ट पे था तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, प्लस हाफ, जीरो प्लस हाफ ए, ए की जगह पे 9.8 पुट करेंगे या 10 पुट करेंगे, और टी हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया। तो ये कितना बना, दैट विल बी 5 इंटू 25। तो ये ऑलमोस्ट कितना बनता है, 25 इंटू 5, 25 टू 5 टू, तो ये हमारे पास अगर हम इसकी वैल्यू लेके चलें दैट इज 9 पॉइंट, टी का स्क्वायर है ना, 5 5 ज़ा 25, और 25 ये हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 5, 25 को 5 से करेंगे 2 और 5 2 10 और 12, तो ये हमारे पास कितना बनता है ऑलमोस्ट 125, 125। लेकिन अब 125 किसके करीब है, 122 के, लेकिन जब 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट 122.5 मीटर आएगी। फिर द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कहाँ पे, सी ऑप्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय 2 bi sin थीटा अपॉन जी। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस पे होती है, 45 डिग्री पे। द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज का हमारे पास मैक्सिमम का क्या होगा, दैट इज साइन 2 थीटा होता है ना, उसको कैंसिल करते हैं तो वी आई स्क्र, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास रेंज मैक्सिमम पूछी जाए, ये तीनों रिलेशंस को अच्छे तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। एक हमारे पास हाइट क्या है, वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन 2 जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का है 2 vi साइन थीटा अपॉन जी। और रेंज क्या है, वी आई स्क्र साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज वी आई स्क्र अपॉन जी, वी आई स्क्र अपॉन जी। तो ये आप लोगों के साथ सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए ये थे प्यास के ओरिजिनल पास पेपर, यानी प्यास यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किए, और ये आए हुए थे किसके अंदर, पास पेपर के अंदर, ओरिजिनल एमसीक्यूज पास पेपर को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को इस क्लास से फ़ायदा मिला होगा। इसी तरह आप लोगों के लिए बाकी वीडियोस भी लेके आएंगे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है जिस वजह से प्रॉपर बोला नहीं जा रहा है इस वजह से, लेकिन आप लोगों के लिए ये लेक्चर डिज़ाइन करने पड़ते हैं। आप लोगों के आगे दिन थोड़े रह गए हैं, 23 फेब को तो आपका प्यास का ये आप लोगों का टेस्ट आ रहा है 23 फेब को। तो मुझे भी दुआ में याद रखें, पूरी टीम को दुआ में याद रखें, हम आप लोगों को दुआ में याद रखते हैं, आप लोगों के लिए दवा भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। तो आप लोग चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप लोग अगर एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो ना तो उसके लिए नंबर नोट कर लें, हमारे प्रीमियम सेशन में आ जाएं। उधर ये तमाम लेक्चर नोट्स पीडीएफ पास पेपर बहुत डिटेल में मिलेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक है। जब से ये प्यास बना है, प्यास के टेस्ट हो रहे हैं ना,
तब से लेके इतना हमारे पास क्वेश्चन बैंक पड़ा ना हर यूनिवर्सिटी का, आप सोच भी नहीं सकते। वो तमाम हम अपने प्रीमियम सेशन में करवाएंगे, रिवीजन फेज में करवाएंगे, टेस्ट सेशन में करवाएंगे, तो तमाम चीज़ें आप लोगों को करवाएंगे। लोगों के पास इतना क्वेश्चन बैंक नहीं होता है, इधर से कॉपी एट द एंड आपको करना है। लोग आपको इधर से कॉपी करके अपने जो सेशन में चीज़ें बेचते हुए नजर आएंगे, जैसे एंड गेम लेके आएंगे। जैसे अब ये टॉप 50 MCQ डिस्कस किए हैं प्यास के, अब ये भी आपको डिफरेंट जगहों पे कॉपी पेस्ट होते हुए नजर आएंगे प्यास के बारे में। तो ऐसे बहुत कॉपी पेस्टर लोग होते हैं जो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, और फिर वो क्लासेस ऑफर सेशन में कर रहे होते हैं हफ्ते में 1 से 2 से 3 दिन। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ऐसे हम कोई ड्रामे बच्चों से नहीं करते होते हैं। इधर सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती लोग हैं। आप लोगों के डेली लाइव क्लासेस होती हैं 7:30 to 10:30। तो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, रिजल्ट ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना आपके पेरेंट्स के हाथ में, ना आपके टीचर्स के हाथ में। रिजल्ट अल्लाह पाक की जात के हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए हमारे हाथ में क्या है, मेहनत, वो तो ईमानदारी से करें ना, वो तो पूरी करें। और अल्लाह फिर कहता है कि जब मेहनत पूरी करोगे ईमानदारी से तो रिजल्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम पूरी मेहनत करेंगे और उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट कहाँ पे नजर आता है, आप जीके की बात करें तो वहां पे टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं, पासियंस आ रहे हैं। उसके बाद आप एनईटी की बात करो, ये पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज हैं। जीके से ऊपर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एनईटी से ऊपर, नस्ट से ऊपर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके अंदर एनईटी 1 में हमारे बच्चे ने टॉप किया, एनईटी 2 हुआ, इसमें अगेन हमारे बच्चे ने टॉप किया, मेडिकल बैकग्राउंड से था। एनईटी 3 हुआ, अगेन हमारे बच्चे ने टॉप किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी नस यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट टॉपर थे। उसके बाद ए लेवल बैकग्राउंड का एक बच्चा था, उसने पहली मेरिट पोजीशन लेके आया, हमारे बैच का स्टूडेंट था। ऐसे भी नहीं कि यूट्यूब से पढ़ा हुआ था, बैच का बच्चा था, उसने पहली मेरिट पोजीशन ली। उसके बाद 1,000 से ज्यादा बच्चे तो हमारे साल 2024 में गए हुए हैं इधर नस्ट के अंदर। 1,400 से ज्यादा बच्चे तो हमारे यूईटी में बैठे हुए हैं। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे 600+ स्टूडेंट हैं। कॉम सेट्स में 600+ हैं, जीकी के अंदर है, प्यास के अंदर है, एयर यूनिवर्सिटी है आप लोगों की ये जीसीयू यूनिवर्सिटी आ जाती है लाहौर में, केएसके कैंपस भी है। इसके अलावा एयर है, आईटीयू है, पीयूसीआईटी है, मेहरान है, एनईडी। अल्हम्दुलिल्लाह पासियंस जा रहे होते हैं मैक्सिमम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कंप्यूटर वाली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। एट द एंड भी आपको तैयारी इधर से ही करना पड़ेगी, तो इसलिए अभी ज्वाइन कर लोगे तो फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। ये नंबर स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, इधर भी मैं आप लोगों को ये शो करवा देता हूँ। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, 0304066600। आप लोग लाजमी तौर पे ये सेशन ज्वाइन कर लें। इधर सारे मेहनती और एक्सपर्ट बंदे हैं, इधर कोई बच्चा पढ़ाने वाला नहीं बैठा हुआ है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि जो खुद अभी पहले दूसरे सेमेस्टर में है और वो आप लोगों को भाषण देगा कि एमसीक्यूज पास पेपर कैसे करने, तो ऐसे करने। इधर एक्सपर्ट बंदे मौजूद हैं, लोगों को पढ़ाना पढ़ाना कख नहीं है। तो मुझे पता है किस चीज़ को लेके होता है थोड़ा सा। मैं कहता हूँ बच्चों के साथ ना एटलीस्ट अपना कहीं और पे जाके ये सारे ड्रामे लगा लो, चलेगा। बच्चों के साथ एटलीस्ट ना करो। अब देखो ना हमारा यूट्यूब चैनल ना, आप ना मेरी बात पे ना जाए, आप यूट्यूब चैनल को एक दफा ना ऐसे स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ आपके लिए क्या कुछ चीजें लेके आए हैं। और मैं आपको अब एक और चीज बताऊं, आप लोगों को ऐसे भी लोग नजर आएंगे जो इधर का कंटेंट बहुत कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। जो एमसीक्यूज हमने करवा दिए हुए हैं ना, 2-2 3-3 करके अपने खोपचे में पेस्ट करेंगे। उनको लगता है कि पता नहीं चलेगा कि 2-2 एमसीक्यूज करके पेस्ट करेंगे। सेम उसी टेक्निक पे बच्चों को करवा रहे होते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई उनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना करो कॉपी। मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा आपको भी कि उनको जाके बोलना कॉपी पेस्ट और ऐसे करके, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, राइट साइड बता रहा हूँ, कि अल्टीमेटली आखिरकार आपको तैयारी इधर से ही करनी है, पास एजुकेशन सिस्टम के, चाहे तो यूट्यूब चैनल से, चाहे, क्योंकि हमने इतना कंटेंट अपलोड कर दिया और करते रहेंगे। अभी तो एंड गेम्स आएंगी, अभी तो इसके ऊपर तमाम चीजें आएंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। आईबीए के ऊपर आप लोगों के लिए अलग से एंड गेम आएगी, मेहरान के ऊपर आएगी, हर हर सब्जेक्ट के ऊपर आएंगी। तो तमाम चीजें लेके आएंगे और इंशाल्लाह ये पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए लेके आएगा। कोई और लेके आए ना आए, अब कई लोग कॉपी पेस्ट कर करके ना चीज़ों को वो सीख रहे होते हैं पास एजुकेशन सिस्टम को, कि जैसे पास एजुकेशन कर रहा है वो वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हम यही चाहते हैं ना, करो इधर से हम भी कोशिश करें। आप भी कुछ अगर अपना कोई मंजन ले आओ, अपना कोई भाषण ले आओ, तो अगर तुमने वाकई कुछ काम किया हुआ है कॉपी पेस्ट के अलावा, तो हम तो चाहते हैं बाकी भी लोग करें। अब जैसे ये मैं बार बार कहता हूँ ना, लोग 1-2 दिन क्लासेस रखते हैं, अब आप देखिएगा आपको नजर आएगा उनमें सुधार आएगा। वो पूरा हफ्ता क्लासेस पे आएंगे, अभी क्यों नहीं आते, थक जाते हैं।
नहीं मेहनत होती है, लोग इतने नहीं है, स्टेमिना नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि कैसे डेली क्लासेस रखेंगे। भाई मेरी अपनी भी लाइफ है, ये भी है। अच्छा, अगर तुम्हारी अपनी लाइफ है तो फिर यूट्यूब पे क्या कर रहे हो? अपनी लाइफ को एंजॉय करो ना, एक आधा बच्चों को करवा के। फिर बच्चों को क्यों कह रहे हो कि ये मेरा सेशन ले लो, तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी? तो भाई मतलब बात करने का ये है कि जब आप एक जिम्मेदारी उठा नहीं ना सकते, आप वो लो ही ना, आप उस खाते में पड़ो ना। अगर जिम्मेदारी उठा रहे हो, दुआ है आप हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से ये जिम्मेदारी उठाओ। आप हफ्ते में डबल डबल क्लासेस रखो, मेरी ये दिल से दुआ है, ज्यादा आपका फीडबैक आए। तो हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए ना, पाकिस्तान के बच्चे आगे से आगे इंशाल्लाह जाएं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। मुझे दें इजाजत, तैमूर हसन को दें इजाजत। दुआ शुआ किया करें मेरे लिए, गला शला खराब हुआ है। आप लोगों के लिए इतना बोलता रहता हूँ, नीचे जरा कमेंट करके मुझे बताया करो फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।